आइए फोकस करते हैं हमारी खास सीरीज पर, जहां म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए और बाकी दूसरे, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाते हो, उनके लिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ये स्पेशल सीरीज निवेश का फंडा, जिसमें म्यूचुअल फंड्स के दिग्गज फंड मैनेजर से हम बातचीत करते हैं और बताते हैं कि आपको इस तरह के बाजार में क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। बाजार के जाने माने दिग्गज और क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर संदीप टंडन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। टंडन साहब, स्वागत है आपका, धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं सर कि आपने तो इतने 30 साल से ज्यादा का आपका गहरा अनुभव है, ऐसी सिचुएशन पहले भी कई बार देखी होगी कि दुनिया भर में इस तरह का तनाव होता है, युद्ध जैसी सिचुएशन होती है, युद्ध भी होते हैं। क्या एक्सपीरियंस आपने ये इतनी सारी इवेंट से गैदर किया और उससे निवेशकों को क्या सीखना समझना चाहिए? देखिए, इसमें हम लोग हमेशा बिहेवियर फाइनेंस की बात करते हैं ना, तो ये क्या होता है, जो कोई इवेंट अनफोल्ड होता है तो जब आदमी का माइंडसेट बहुत वीक होता है और फिर भी लोग रिएक्ट करते हैं हर छोटी छोटी न्यूज पे, तो वहां डैमेज बहुत बड़ा हो जाता है। अगर हम देखें, अभी जैसे हम लोग बात करते हैं, लोग इंडेक्स लेवल पे देख रहे हैं, ये लेवल ब्रेक होगा या ये सपोर्ट आएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि जब ग्लोबल वॉलिटी बढ़ती है, जियो पॉलिटिकल वॉलिटी का बेस्ट इंडिकेटर होता है कि आप ग्लोबल वॉलिटी इंडाइसेस देखें, उससे आपको एक आइडिया लगता है कि मार्केट जो नेगेटिव न्यूज है वो फैक्टर हुई है कि नहीं हुई है। उससे अच्छा कोई डेटा पॉइंट्स नहीं मिलता है ये अपने क्राइसिस के टाइम में, पर्टिकुलरली वॉर जैसी क्राइसिस या कुछ अननेचुरल इवेंट्स हो जाते हैं। तो अगर हम देखें, क्योंकि क्या होता है कि प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो फियर फैक्टर होता है, जिसको हम लोग कौन फियर इंडेक्स के थ्रू मेजर करते हैं या ग्लोबली लोग वॉलिटी को थ्रू मेजर करते हैं, तो वॉलिटी जो होती है उतनी स्पाइक करके उतना सस्टेन नहीं कर पाती। प्राइसेस सस्टेन हो सकते हैं ऊपर नीचे दोनों लेवल पे, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फियर होता है वो बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं होता है। तो जैसे ही आपका वॉलिटी कम हो जाता है, मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर हम देखें इंडियन मार्केट का विक्स देखें, कल वो स्पाइक करके गया, सेकंड हाईएस्ट लेवल पे आया, वो वहां से सेटल हो गया, वहां से कम 12-13% करेक्ट हो गया। यूएक्स विक्स भी स्पाइक किया। सिमिलरली क्रूड वॉलिटी में भी सेम इश्यूज हुआ। तो अगर हम पूरा सिर्फ ग्लोबली वॉलिटी डेटा देखें, तो वॉलिटी डेटा आपको इंडिकेट करता है कि ये इवेंट अनफोल्ड हो गया है और अभी यहां से इसको ये सेटल हो रहा है। ओके, तो बॉटम बहुत, या तो बॉटम बन गया है या बॉटम बहुत नियर है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें, जो आपको स्टॉक मार्केट के इंडेक्स और इंडाइसेस से आपको नहीं मिलती है, हम करेंसी मार्केट देखें। क्योंकि करेंसी मार्केट में हमेशा देखता हूं कि करेंसी मार्केट सबसे पहले इंडिकेट करती है क्राइसिस एक्सटेंड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हम इमर्जिंग मार्केट की करेंसी देखें, चाहे यूएसडी आईएनआर देखें या इमर्जिंग मार्केट बास्केट की करेंसी देखें, तो रिलेटिवली बेसिस पे बहुत स्टेबल है। ओके, इम्पैक्ट आया, लेकिन तो परसेंटेज का जो इम्पैक्ट है वो बहुत मीनिंगफुल नहीं है। सिमिलरली क्रूड ग्रेजुअली बढ़ रहा था, गोल्ड और सिल्वर ग्रेजुअली, लेकिन वो जो जब वॉर होता है, जब सिचुएशन आता है, तो एक स्पाइक आता है 20%, 30%, 15%। ऐसा कोई इंट्राडे स्पाइक नहीं मिला। ओके, और ये सब चीजें अगर हम कंबाइन करके देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि एक इवेंट था, अनफोर्सीन रिस्क था, अननोन रिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अनफोल्ड हो गया है। ओके, इवेंट हो चुका है। अब उस इवेंट को अपने फेवर में कैपिटलाइज करना चाहिए। और हिस्टोरिकल डेटा हम लोग हमेशा देखते हैं कि पोस्टमार्टम एनालिसिस करके कि भाई इवेंट पे अगर लिया होता तो बहुत पैसा बना होता। ओके, तो इस समय आपका मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। काफी लोग पैनिक कर रहे हैं इस समय। ओके, जब बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तो लोग पैनिक करते हैं, बट उस चीज को अगर हम संभाल पाए, तो मेरा, अगर हम कंक्लूड करें मोटा मोटा डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा कॉन फियर इंडेक्स देखें या वोल्टी पैरामीटर्स देखें या कैपिचुलेशन का डेटा देखें, तो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स बता रहे हैं कि या तो बॉटम बन गया है या बॉटम के बहुत नजदीक है। तो ये सिचुएशन में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। खाली अपने को कॉल लेना है कि अक्रॉस द बोर्ड बाइंग करनी है, कि सेलेक्टिव करना है, कि अपने सेक्टर स्पेसिफिक थीम्स पे काम करना है। जैसे हम लोग जैसे सेक्टर स्पेसिफिक थीम्स पे काम करते हैं कि हर सेक्टर नहीं अच्छा लगता है, जो मनी फ्लो के हिसाब से जो सेक्टर और ग्लोबल मैक्रो को देके जो सेक्टर थीम्स निकल आती है वहां प्ले आउट करो, तो आप ज्यादा अच्छा मुनाफा कमा पाओगे। चीज बोली, और वैसे भी
बिहेवियरल साइंस जो मार्केट में इन्वेस्टर्स की होती है उसमें तो आपकी बड़ी गहरी पकड़ है। और एक जो अच्छी बात संदीप टंडन सर कह रहे हैं वो ये कि हम बॉटम बना चुके हैं या बनाने के बेहद करीब है। अब सर सवाल यही है कि ऐसी सिचुएशन में एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं लोग, उन्हें बेचना तो नहीं है, ठीक है। अब जो फ्रेश पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या राय है, कैसे लगाएं? क्या पूरा अभी लगा दें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, अगर किसी के पास एक रिस्क एपेटाइट है इक्विटी के लिए, मैं मार्केट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, हर एक का रिस्क एपेटाइट एज और इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर रिस्क एपेटाइट इक्विटी की है और लोगों ने पैसा बनाया भी है, तो ये ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ओके, जब आपने उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। तो अगर मेरा तो स्ट्रॉन्ग व्यू है कि इस लेवल पे पार्टिसिपेशन करना चाहिए, ये लमसम पैसा डालना चाहिए, क्योंकि ओवर पीरियड टाइम तो सिर्फ हमेशा ही रीपे करता है। बट अगर कभी कोई बड़ा क्राइसिस देखें, उस समय हिम्मत जुटा के पैसा डालना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि ग्लोबल वॉलेटिलिटी का डेटा इंडिकेट करता है कि एक इवेंट अनफोल्ड हो गया है और ये इवेंट अब सेटल हो जाएगा 2 3 4 दिन, क्योंकि कोई भी चीज जो लोगों के मन में फियर है कि रशिया और यूएस का कोई वॉर हो जाएगा, ऐसा कोई सिचुएशन दिखता नहीं है, ना ही कोई स्टेटमेंट्स में ऐसा दिखता है। अभी आप देखिए, अफगानिस्तान में इतना बड़ा इश्यू हुआ था, कोई भी कंट्री फॉरवर्ड नहीं आया, वो भी सॉर्ट आउट हो गए। वहां तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रोल लिया था। ओके, तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह का ग्लोबल डिप्लोमेसी अगर हम उसको एनालाइज करें या ग्लोबल जियोपॉलिटिकल वॉलिटी को भी डीप एनालिसिस करें, तो ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं लगता है कि ये और फियर बढ़ेगा या और कुछ तरह का वॉर रशिया और यूएस में हो सकता है। ऐसा कोई भी प्रोबेबिलिटी डेटा देख के और स्टेटमेंट देख के नहीं लगता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए, और लमसम बाई करने की अपॉर्चुनिटी है। वही मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ये साइकोलॉजिकल गेम है। ओके, जब आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है तो आप डरे होते हैं, इसलिए हम लोग अपने इंडिकेटर्स बनाते हैं, कॉन्ट फियर इंडेक्स या कैपिचुलेशन इंडेक्स। वो इसीलिए बनाते हैं कि जब वो इवेंट अनफोल्ड होता है तो आपके पर्सनल बाइसेस नहीं होने चाहिए। वो एक डेटा देख के हम कॉल ले पाते हैं, क्योंकि फियर इंडेक्स अगर स्पाइक कर रहा है तो उस समय हम जब बनाया था वो इंडेक्स तो नॉर्मल एनवायरमेंट था। ओके, और यही एबनॉर्मल एनवायरनमेंट में ये सब अपने डेटा जो हम लोग क्वांटिफाई करते हैं अपने प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टूल्स के थ्रू, तो हमको एक एबिलिटी ऑफ थिंकिंग देते हैं कि ये बेस्ट टाइम है, इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। देखिए, किसी के पास भी एग्जैक्ट बॉटम और एग्जैक्ट टॉप आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ओके, जब हम लोग जी। मल्टीपल डेटा पॉइंट्स देखते हैं, और उस जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट स्ट्रेटजिस्ट का जैसे हमारा रोल होता है, कि जब मल्टीपल डेटा पॉइंट एक डायरेक्शन में स्क्यू हो जाते हैं, तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, अगर आप वो बोलोगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया है, आंसर इज यस, ग्लोबली आ गया है, मल्टीपल एसेट क्लास में आ गया है, तो ये अपॉर्चुनिटी है। नाउ लोगों के दिमाग में भी एक फियर है कि अभी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी खत्म हो गई है, सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटजी है, इसलिए हम तो लेंगे नहीं। आई थिंक अगर वो भी दिमाग में है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको तो आपको कैपिटलाइज करना ही चाहिए। ऐसा इन्वेस्टर, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपको बाय ऑन डिप्स का व्यू नहीं है और सेल ऑन रैलीज का है, तो भी आप 1 आध महीने के बाद मार्केट में एग्जिट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपने आज पार्टिसिपेट किया है। ठीक तो बात ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। परफेक्ट। तो सर अब ये बताएं फिर खरीदना क्या है, कहां पर पैसा लगाना बेहतर है, रिटर्न्स के लिहाज से, रिस्क के लिहाज से? देखिए, रिस्क के हिसाब से सबसे पहले तो जो कोई भी क्राइसिस आता है तो हमेशा इंडेक्स में बाइंग आती है, निफ्टी स्टॉक्स में, लार्ज कैप्स में बाइंग आती है। क्योंकि जो बास्केट बाइंग आती है, चाहे ईटीएफ की बास्केट बाइंग देखें या कोई भी तरह का इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन होता है, तो सबसे पहले हमेशा लार्ज कैप पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी एक सिंपल होता है। और दूसरा, जो सेक्टर या जो स्टॉक आप लोगों ने स्टडी किया है और आपका कन्विक्शन है उस सब स्टॉक्स या सेक्टर्स के ऊपर, और वो 10-20%, 30% या 40% नीचे मिल रहे हैं, तो उनको एग्रेसिवली पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कन्विक्शन है और आपने स्टडी किया हुआ है वो सब पे, तो ये कुछ कोई भी फैक्टर के कारण आपको मिल रहा है, किसी का कैपिचुलेशन हुआ है वो सब स्टॉक्स में, तो वो स्टॉक्स को भी एकोमोडेट करना चाहिए। मैं इन जनरल स्टेटमेंट नहीं दूंगा, डिपेंड करता है किसका कितना स्टडी है और कितना किसका कन्विक्शन है वो स्टॉक्स या सेक्टर के। आपके लिए पूरी की पूरी राय, निवेश के लिहाज से भी, सेक्टर्स के लिहाज से भी, थीम्स के लिहाज से भी। टंडन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और अपनी राय